गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज चर्चा करेंगे लॉ ऑफ टैक्सेशन के बारे में, जो कि ये 5वें सेमेस्टर का दूसरा पेपर है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा की थी? पिछली क्लास में हमने यह चर्चा की थी कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। एग्रीकल्चर इनकम हमने पढ़ा था। एग्रीकल्चर इनकम किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम में शामिल क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। हमने दो एस्पेक्ट को पढ़ा था, एक एस्पेक्ट छूट गया था। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है? सबसे पहली चीज, एग्रीकल्चर इनकम में वह भूमि भारत में स्थित हो। भारत में स्थित होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए? उसका प्रयोग कृषि पर्पजेस के लिए होता हो और उससे इनकम इंडिया में होती हो और इंडिया में उसका सेल परचेज किया जा रहा हो। तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? उसे क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। और उससे होने वाली आय हम क्या जोड़ेंगे? उसे हम सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में क्या करेंगे? इसे डिडक्शन देंगे। तो फिर क्यों देंगे इसको भी हम समझते हैं। अब फिर हम क्या आगे समझते हैं? एग्रीकल्चर इनकम का तीसरा पार्ट क्या था? ठीक है, तीसरा पार्ट इसका था हाउस रेंट। हाउस रेंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक, घर का प्रयोग किसके लिए करना है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, कृषि के प्रयोग के लिए भवनों का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या चीज देखते हैं? भवन, इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण ये घर से जो यूज हो रहा है, जो रेंट मिल रहा है, जो उसकी अर्निंग हो रही है। मान लीजिए कोई घर है, ठीक है, उससे होने वाली अर्निंग एग्रीकल्चर पर्पस से की जा रही है। वैसे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल होगी, लेकिन हम उसमें न करके वो कृषि कार्य के लिए घर प्रयोग हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो उसे एग्जेम्प्ट भी किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स, बेसिक कंडीशन क्या क्या होगी? ठीक है, सुनिए, बेसिक कंडीशन क्या क्या होंगे? जो घर हो आपका, वो भवन क्या हो? घर जो हो किसी भूमि के एकदम क्या हो? एकदम आसपास होना चाहिए। ठीक, यानी कि हाउस एज नियरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड। ठीक, जो आपका घर हो किसके आसपास हो? वो घर एग्रीकल्चर लैंड के आसपास होना चाहिए। दूसरा क्या है? जो घर हो क्या हो? जो घर हो क्या होना चाहिए? जो हाउस हो, हाउस की ओनरशिप और पोजेशन जो घर के मालिक के पास जो एग्रीकल्चर कर रहा है, एसएससी के पास जिस सरकार का निर्धारण किया जा रहा है, उसके पास होना चाहिए। जो घर की भूमि हो उसका मालिक वही होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ओनरशिप और पोजीशन, यानी कि स्वामित्व और उस पर कब्जा किसका होना चाहिए? जो जिसका घर है, यानी वो किराए पर दिया हुआ नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? जो किसान है, मतलब जो किसान का जो हो, ठीक है, ओनरशिप पोजीशन किसका होना चाहिए? किसान का होना चाहिए। थर्ड क्या है? जो किसान यानी जो खेती कर रहा है, भवन की आवश्यकता इसलिए महसूस करता है क्योंकि उसे किसी भूमि से लगा है, यानी कि एग्रीकल्चर जो वो कर रहा है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्टेड है कि घर एग्रीकल्चर करने के लिए घर का बनाना होना बहुत जरूरी है। यानी कि जैसे वहां खेत के आसपास घर नहीं होगा तो वो खेती नहीं कर पाएगा, दूसरी पूरी तरह से आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, एक रिलेशन हो घर में और उसका, ठीक है। और हाउस का यूज करते समय, जो हाउस में हो उसका यूज करते समय वहां वो रहता हो, यानी कि वो लिविंग कंडीशन में हाउस हो। कौन रहता हो? किसान उस घर में रहता हो, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, इन सब कंडीशनों में हम देखेंगे जो इनकम आएगी, ठीक है, जो इनकम आएगी वो पूरी तरह से क्या होगी? हाउस परचेज के लिए एग्जेम्प्टेड होगी। ठीक है, कंडीशन को हमने देखा। कौन कौन सी कंडीशन को देखा? हमने देखा घर क्या होना चाहिए? सबसे पहले बगल में होना चाहिए। ठीक है, घर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक, और उससे कोई आवश्यकता महसूस हो रही हो कि उसका घर उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब हम क्यों समझते हैं आखिर क्यों, ठीक है, आखिर
क्या कंडीशन है एग्रीकल्चर, हम समझेंगे वाई एग्रीकल्चर इनकम है इन ठीक, आखिर क्यों एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड होती है किसमें, आखिर क्यों एग्रीकल्चर एग्जम्प्टेड होती है इनकम टैक्स में, टैक्स में क्यों होती है, टैक्स में। इसके संबंध में कुछ चीजों को हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले ये बात आती है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। जब भारत का विकास हुआ था, जब डेवलपमेंट हुआ था, जब आजाद हुआ था, तो उस समय खेती में काम करने वालों की संख्या 75% थी। यदि हम 75% को टैक्सेबल पूरी तरह से बना देंगे तो उनके पास इनकम ही कितना बचेगी, ठीक है, उनके पास होगा ही क्या, क्योंकि खेती करना एक बिजनेस नहीं माना जाता था उस समय, खेती करना एक बिजनेस नहीं माना जाता था उस समय, इसलिए इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। ठीक, उस समय भारत विकासशील कंट्री में था, भारत के पास कुछ होता नहीं था, खेती कुछ होती नहीं थी, एक ये विषय था। ठीक है, गरीब स्थिति बहुत ज्यादा थी। अब उस समय खेती से आप उतना ही अर्न कर सकते थे जितना आपका लिविंग रह सके, जी सके। ठीक है, एक ये वजह थी। दूसरी क्या वजह थी, इसमें इसलिए एग्जम्प्टेड किया गया क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट का विषय होता था, यानी कि कृषि क्या होता है, एग्रीकल्चर, ये राज्य सूची का विषय होता है, ना कि यूनियन लिस्ट का। ठीक है, तो यानी कि जो टैक्स कलेक्शन होगा वो कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये तो कुछ कलेक्ट करती है, इसलिए केंद्र सरकार ने इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये दो तीन चीजें थी, इसलिए कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो कोई लैंड यूज की जा रही हो वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड होती थी। ठीक है, तो हमने क्या समझा हमारे, ठीक है, लेकिन अभी भी कई जगह है, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में से एग्जम्प्टेड समझा जाता है, थोड़ा थोड़ा टैक्सेबल किया जाता है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो इस समय ऐसा नहीं है कि किसानों के पास इनकम नहीं, बहुत सारे धनी किसान हो गए हैं, बहुत ज्यादा पैसा है किसानों के पास, लेकिन मैक्सिमम लोग केवल हल्का फुल्का से जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमने देखा। अब हम अगला देखते हैं सेक्शन 14। हेड ऑफ इनकम। अब हम पढ़ेंगे एक हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, ठीक, हमने क्या क्या देखा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम स्टेट। लास्ट क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हम देखते हैं सेक्शन 14 इनकम टैक्स एक्ट में हमें क्या बताता है। सेक्शन 14 इनकम टैक्स एक्ट में यह बताता है कि इनकम कहाँ कहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। ठीक, इनकम कहाँ कहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से अर्न कर सकते हैं। आपके पास कितने हेड हैं, आपके पास कितने हेड हैं, आपके पास 5 हेड मिलते हैं। ठीक है, आपके पास 5 हेड मिलते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला
इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर द बिजनेस एंड पर्पसेस, ठीक, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम थोड़ा इस चीज के बारे में समझते हैं इसमें क्या होता है, फिर एक एक हेड को लेकर हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या होता है, वेतन से आय। कोई भी एम्प्लॉयर अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज को एक रेम्युनरेशन देता है। जैसे आप देखते होंगे हर एक मालिक अपने यहाँ कुछ नौकरी पे रखता है लोगों को। अपनी मालिक किस लिए है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम है। जैसा ही काम उसके पास फैक्ट्री से मान लीजिए कोई दुकान है, कोई भी चीज़ है जहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा हो, उस बिजनेस को चलाने के लिए अपने यहाँ कुछ नौकरों को रखता है, यानी कुछ एम्प्लॉय को रखता है। तो उस एम्प्लॉय को उसके काम के बदले जो देगा उसे क्या कहेंगे हम, सैलरी कहेंगे, ठीक। उसकी सैलरी क्या होगा, कितना होगा, वो उसके दोनों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर निर्भर करता है। कई बार होता है सैलरी ना देकर, ठीक, उसे सुविधाएं दे दी जाती हैं, घर दे दिया जाता है, ठीक है, उसके नाम पर कुछ पैसा डाल दिया जाता है, पेंशन में कर दिया जाता है, कुछ और सुविधाएं दे दी जाती हैं, उसको भी सैलरी में जोड़ेंगे। उसको हम आगे समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक। यानी कि किसी के काम के बदले से जो इनकम होती है उसको सैलरी कहेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि घर से होने वाली इनकम। मान लीजिए आपके पास 3 घर हैं, आपने एक घर यूज रख लिया, रहते हैं, 3 घर हैं, उसमें किराएदार बिठा दिया, तो उस किराए से होने वाली इनकम क्या होगी, ठीक है। यानी कि आपके पास 5 घर हैं, 5 घर में एक रह रहे हैं, तो आपने 4 किराया बिठा दिया। अब चारों से प्राप्त होने वाला किराया, ठीक, चारों से प्राप्त होने वाले किराए को हम इनकम टैक्स में टैक्सेबल करेंगे। एक हेड माना जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक। अब हम उसमें क्या देखेंगे, मान लीजिए आपने किराया दिया है, ठीक है, मान लीजिए वहाँ का इलाके का किराया 10,000 रुपये है, लेकिन आपने उसे 2,000 रुपये दे दिया है, तो हम उसमें देखेंगे गवर्नमेंट ने वहाँ का किराया कितना निर्धारित किया है। इससे माने नहीं रखता कि आपने उसे चाहे 500 में दे दिए, ऐसा नहीं। हम ये मान के चलेंगे, यानी गवर्नमेंट ये मान के चलेगी आपने कम से कम 10,000 तो वहाँ पर दिया ही होगा उस चारों घरों को, ठीक, तो हमें देखेंगे। एक ये हो गई। अब दूसरी बात आती है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड पर्चेज, ठीक है। आपने कोई धंधा में कोई व्यवसाय चालू किया, ठीक, आपने अपने एम्प्लॉय को दिया, आपने एम्प्लॉय को दिया तो एम्प्लॉयर का सैलरी में चला गया। लेकिन जो मालिक होता है, मालिक भी तो बिजनेस अपना फायदा करेगा। भाई कोई धंधा किस लिए करता है, कोई बिजनेस किस लिए करता है, कोई व्यवसाय किस लिए किया है, कोई कारोबार किस लिए करता है, ताकि उससे कोई प्रॉफिट हो, उससे ताकि कोई गेन हो, उससे कोई लाभ हो। जब वो लाभ अर्जित करेगा कोई व्यवसाय को करके, कोई एक बिजनेस एक्टिविटीज को करके, तो उसको हम एक स्पेशल हेड में टैक्सेबल करेंगे। इस हेड में टैक्सेबल करेंगे, इस हेड में टैक्सेबल करेंगे, प्रॉफिट एंड गेन फॉर द बिजनेस एंड पर्पसेस, ठीक। यानी इसमें हम किसे करेंगे, मालिक के नौकरों का हेड करेंगे, और इसमें हम मालिक की इनकम को करेंगे। कौन कौन से बिजनेस से किया, कौन से व्यवसाय से किया, किस किस व्यवसाय से किया, इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ जिसे कहा जाता है। जैसे आपके पास 10 जगह की जमीन थी, 10 जमीन में से आपने जमीन को जब बेच रहे हैं, एक जमीन से यहाँ पे वहां पे, इस जमीन को आप बेच रहे हैं, तो उससे कोई आपसे 5 साल पहले उसे लिया, मान लीजिए 10 साल पहले लिया था, उसकी जमीन की कीमत 50 लाख थी, आज वह 1 करोड़ हो गई है। तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। वो किस हेड में आता है, वो कैपिटल गेन के हेड में आता है, ठीक है। तो नया कैपिटल गेन हेड में क्या आएगा, जब आपकी कोई जमीन होगी, कोई इसमें ज्यादातर जमीन फिक्स एसेट्स आती है, ठीक है। फिक्स एसेट्स जैसे आएगी, बिल्डिंग है, आज से आपने 10 साल पहले क्या लिया था, ठीक है, कोई बहुत पुरानी चीज है तो आपने 50 साल पहले क्या लिया, तो आज उसकी वैल्यू क्या है, जितना आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें क्या लिया जाएगा, उसमें जो टैक्स लिया जाता है वो कैपिटल गेन कहलाता है। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब के अलावा जो चीजें बची हुई होती हैं, जो टैक्सेबल होती हैं, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डालते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए क्रॉस पजल्ड हो गए, ठीक है। जैसे आप सट्टेबाज जैसे कहते हैं ना, घुड़सवारी से, घुड़सवारी कह सकते हैं, जैसे मान लिया आपने पैसा लगाया, जैसे आपने केबीसी में कमाया, केबीसी में आपको 5 लाख मिला, 5 करोड़ मिला, तो वो किसमें है, सैलरी तो आपकी है नहीं, वो आपका घर तो है नहीं, ठीक है, वो आपका बिजनेस थोड़ी है केबीसी में, ठीक। वो कैपिटल गेन है ना, तो किसमें आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
यानी कि जो चीजें इन सब में नहीं होगी और सरकार की नजर में से टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने इतने सारे हेड को समझा। ठीक, 5 हेडों को हमने समझ लिया। अब हम एक हेड को लेकर चलते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। सेक्शन 15 से इनकम फ्रॉम सैलरी चालू हो जाएगा। ठीक, सेक्शन 15। ठीक, इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल क्या होगा? सैलरी क्या होती है हमने ये भी समझा। सैलरी वो चीज होती है, एक कंसिडरेशन होता है जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करता है, उसके काम के बदले जो उसका मेहनताना मिलता है वो क्या क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सैलरी कहलाएगा। सैलरी क्या होती है? वो भी पर्सन अपनी फिजिकली मेंटली एबिलिटी को यूज करके अपनी सर्विसेज को देकर किसको? एम्प्लॉयर को, यानी कि मालिक को, उसके बदले जो उसे क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन मिलता है, उसका जो प्रतिफल मिलता है वो क्या मिलेगा? उसका जो कंसिडरेशन मिलता है उसे क्या कहेंगे? सैलरी कहेंगे। ठीक है, सैलरी क्या हो जाएगी? इसको देखिए, इसकी सैलरी को समझने के लिए सेक्शन 15 को हम सेक्शन 15 को 3 चीजों में रखते हैं। ठीक, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक, एडवांस सैलरी, ड्यू सैलरी और अगला हो जाएगा एरियर। ठीक, अब हम एक चीज को समझते हैं। एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले चीज क्या होती है? इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी कौन सा एम्प्लॉयर प्रीवियस ईयर में एसएससी द्वारा प्राप्त की गई सैलरी, चाहे वह वास्तव में प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं, ठीक, उसे हम टैक्सेबल करेंगे। ठीक, किसी भी ये ड्यू सैलरी में आ जाएगा। ठीक, ड्यू सैलरी में क्या होगा? किसी भी मालिक द्वारा पिछले किसी नियोजक या पूर्व नियोजक, ठीक, किसी भी मालिक द्वारा पिछले साल गत वर्ष में निर्धारित की गई जो सैलरी होती है, मान लीजिए निर्धारित को ये कह गया 50,000 महीना आपको दिया जाएगा। ठीक, 50,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख महीना आपको दिया जाएगा। ठीक, 1.5 लाख महीना आपको दिया जाएगा। अब 1.5 लाख महीना दिया जाएगा, अब किस प्रीवियस ईयर में निर्धारित कर दिया गया है? ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये निर्धारित कर दिया 1.5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। तो जिस समय अंत होगा ये, तो क्या चाहे वो मिला हो चाहे ना मिला हो, या दिया हो या ना दिया हो, तो क्या हो जाएगा? ठीक, चाहे उसने पेमेंट किया हो या ना किया हो, या बाद में किया हो, या एग्रीमेंट में हो गया है, आपके अकाउंट में आया है, जैसा भी हो, तो वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, फिर समझते हैं, किसी एम्प्लॉयर यानी किसी के मालिक से, ठीक है, प्रीवियस ईयर में निर्धारित प्राप्त वेतन चाहे वास्तव में प्राप्त हुआ हो या ना प्राप्त हुआ हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। मान लीजिए 1.5 लाख रुपए हो गया है, चाहे अकाउंट में आया हो चाहे ना आया हो, ये कह दिया गया है कि 1.5 लाख रुपए आपको के लिए नौकरी में रखा गया है। ठीक है, एक गवर्नमेंट अकाउंट में खुलेगा, जब देखा जाएगा तो हो जाएगा, क्या होगा? पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, चाहे वो प्राप्त हुआ हो चाहे वो प्राप्त ना हुआ हो, चाहे रिसीव हुआ हो और ड्यू हुआ हो। 1.5 लाख रिसीव्ड और ड्यू, चाहे आप रिसीव कर लिए हो या ना किए हो, पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। ठीक, अब हम देखते हैं एडवांस सैलरी का मतलब। एडवांस सैलरी का मतलब आप समझते हैं।
एडवांस सैलरी यानी कि एडवांस में आपने पैसा ले लिया है काम करने से पहले, ठीक। ठीक, जैसे आपने एडवांस सैलरी में होगा, एडवांस में मान लीजिए इस साल आपने 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, एक साथ, ठीक, 10 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख रुपए आपने ले लिए इसको। 10 लाख ले लेने के बाद, 10 लाख ले लेने के बाद जब अगले साल जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो कहेंगे हमें टैक्स ही नहीं मिला, लेकिन जिस साल ये लेगा उसी साल उसका टैक्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एडवांस सैलरी को टैक्स के रूप में जिस साल एडवांस में ले लेगा उसी साल उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। एरियल सैलरी कोई बची हुई सैलरी होगी, कोई बची हुई सैलरी होगी, उसे टैक्स में उसका भी असेसमेंट किया जाएगा, ठीक। इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? इसमें 3 चीजें आएंगी, ड्यू सैलरी, एडवांस सैलरी और एरियल सैलरी। ड्यू सैलरी का मतलब चाहे आपको मिला हो चाहे ना मिला हो, आपके अकाउंट में आपका कंट्रैक्ट हो गया 1.5 लाख रुपया, जितने भी रुपए का होगा वो पूरी तरह से उसका टैक्स लगाया जाएगा। एडवांस सैलरी आपने एडवांस में ले लिया है, जिस साल एडवांस में लेंगे उसी साल उसका टैक्स लगा दिया जाएगा। और एरियल सैलरी जैसे मान लीजिए बची हुई सैलरी है 4 साल बाद आपको जब मिलेगी तब वो पूरी तरह से टैक्सेबल की जाएगी। देखिए सैलरी की डिफिनेशन तो नहीं बताया गया है, लेकिन सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि सैलरी में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, ठीक। सैलरी में कौन सी शामिल होगी? ड्यू सैलरी शामिल होगी, और कौन सैलरी शामिल होगी? ड्यू, एडवांस और एरियल सैलरी। थैंक यू। अगले क्लास में चर्चा करेंगे इसके और इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, उस चीजों पर चर्चा करते हैं।